अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने रैंक मैथ की जो सेटिंग है उसको डिस्कस किया था, थीम्स की कॉन्फ़िगरेशन की थी, उसके बाद प्लगइन्स जो हमें चाहिए थे वो वाले प्लगइन्स किए थे। अब साइट की कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है हम लोगों ने वो करनी है। जो सेटिंग टैब मैंने जो लोकल होस्ट के ऊपर हमारा डेमो सेशन एक किस्म का चल रहा था उसके अंदर भी आपको बहुत क्लियर किया था कि जो सेटिंग्स होती हैं वो किस किस तरीके से हम लोगों ने करनी है। आज फिर हम उन्हीं सेटिंग्स को एक दफ़ा ओवर थ्रू करेंगे। सेटिंग्स की टैब में आ जाते हैं। सेटिंग्स की टैब में आने के बाद पहले नंबर पे आता है साइट टाइटल, कि आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है। जो भी यहाँ पे कलर मैच दिया हुआ है आप इसको रिमूव करें। रिमूव करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है, जो आपकी डोमेन है, वो यहाँ पे लाजमी लिखनी है .com.info.net के अलावा फ्रेश एंड्रॉयड डैश एप्स। मेरा ये है टाइटल क्योंकि मेरी डोमेन ये है फ्रेश एंड्रॉयड डैश एप्स। आप लोगों की जो डोमेन है वो आप लोगों ने यहाँ पे राइट करनी है। जिसकी डोमेन के अंदर डैश होगा वो डैश डाल लेगा, जिसके नहीं होगा वो नहीं डालेगा, वो सिंपली स्पेस देगा। टैगलाइन अगर आपने कोई सोची हुई है तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें। नेक्स्ट चीज आती है वर्डप्रेस यूआरएल और साइट एड्रेस यूआरएल। तो इसके अंदर एक चीज का गौर लाजमी करना है कि यहाँ पे दोनों जगह पे एस मौजूद होना लाजमी चाहिए। अगर किसी बंदे के पास एस नहीं आ रहा तो वो यहाँ पे एस लिख के फिर उसको सेव कर ले। नेक्स्ट चीज ईमेल एड्रेस। मेरे पास ईमेल एड्रेस आ रहा है, आपके पास भी हो सकता है यही वाला ईमेल एड्रेस आए। तो आप लोगों ने इस ईमेल को एड्रेस को अगर चेंज करना है, वैसे इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं होती। अगर आपने इसको चेंज करना है आप सिंपली इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, नीचे से सेव चेंजेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जीमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो जीमेल की ईमेल में आपके पास डायरेक्टली आ जाए या स्पैम के फोल्डर में आ जाए या प्रमोशन में आ जाए, तो किसी भी जगह पे वो आ सकता है। आपने वहां पे जाकर उस पर जस्ट एक दफा क्लिक करना है, वो खुद ब खुद वेरीफाई करके यहाँ पे ईमेल आपका चेंज कर देगा। नीचे डेट वगैरह कुछ है, अगर आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं करने के बाद सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो साइट का नाम, जो साइट का टाइटल है और टैगलाइन है वो आपने लाजमी देख लेनी है। और उसके बाद वर्डप्रेस का यूआरएल और साइट का यूआरएल जो है उनके अंदर एस होना लाजमी है। तो ये चार चीजें टोटल है, आपने देखने के बाद इसको सेव कर देना है। तो हमारे पास सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। राइटिंग की टैब में आ जाते हैं। राइटिंग की टैब में हम लोगों ने क्या करना है, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी हम लोगों ने अभी तक कोई बनाई नहीं है। जब कोई बनाएंगे तो वो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ओके कर देनी है। रीडिंग की टैब में आ जाते हैं। रीडिंग की टैब के अंदर पढ़ने वाला सारा काम होता है। तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, शॉर्ट मोड, 10 पोस्ट, इनकी हमें वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्करेज सर्च इंजन से हम लोगों ने दूर रहना है क्योंकि इस वक्त हमारी वेबसाइट के ऊपर जो सेटिंग चल रही है, कलर मैथ की जो हम लोगों ने सेटिंग की थी वो इस वक्त हो रही है। तो हम लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज करना है। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, फिलहाल तो ये इसकी लुक ऐसी ही रहेगी। हम लोग जब 10, 12, 15 पोस्टें अपनी कर लेंगे बीच में, फिर हम इसकी जो लुक है उसको चेंज कर लेंगे। जोन सी भी लुक हमें यहाँ पे चाहिए होगी, जोन सी पोस्ट, जोन सी कैटेगरीज हमें यहाँ पे चाहिए होंगी, वो हम यहाँ पे जो अपनी मेंशन करेंगे। सबसे पहले कैटेगरीज बनाए। 3 कैटेगरीज हर बंदा अपनी वेबसाइट के अंदर लाजमी बनाए। 3 कैटेगरीज बनाएंगे, उनके ऊपर हम पोस्ट वगैरह करेंगे, फिर यहाँ से खुद ब खुद डिजाइन को सेट कर लेंगे। फिलहाल ये डिजाइन ऐसे ही रहेगा इनकम्प्लीट सा। यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर देना है, इस बटन से दूर रहना है, ठीक है। आगे आ जाती है डिस्कशन की टैब। उसमें हमें कोई सेटिंग इतनी खास करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट परमालिंक्स में आ जाए, बाकी सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट भी चल जाती हैं। इधर देखें, अब प्लेन सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो हम लोग स्टार्ट में इंट्रोडक्शन कर रहे थे, कि हमेशा पोस्ट नेम जो है ये रहने देना है। पोस्ट नेम यहाँ से करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ये थी हमारी सारी की सारी सेटिंग की टैब, कि हम लोगों ने किस तरीके से सेटिंग अपनी वेबसाइट की करनी है, किस तरीके से अपनी वेबसाइट की सेटिंग नहीं करनी, कौन से ऑप्शन देखने। बाकी ऑप्शंस भी आप अपने तौर पे देख सकते हैं। तो इस वक्त हमारी वेबसाइट कंप्लीटली रेडी है कोई भी काम करने के लिए। अब एक चीज आपने करनी है, क्योंकि यहाँ तक हमारी वेबसाइट की सारी सेटिंग्स जो है वो ओके हो गई हैं। हम लोग देखें, काम है सारा नेट के ऊपर। नेट के ऊपर कोई भी एरर आ सकता है। जिस तरीके से हमारे मोबाइल में वायरस आ जाता है, लैपटॉप में वायरस आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, चीज हैंग हो जाती है, कोई बीच में अगर कोई और चीज हो तो हमारा डाटा वगैरह जो है वो लॉस हो जाता है। ये काम भी सारा हमारा नेट के ऊपर है। इसके ऊपर भी सेम वही जो है चीजें, वही रिस्क है हमें कि हमारा डाटा वेबसाइट में से भी खत्म हो सकता है। होस्टिंग के अंदर कोई वायरस आ जाए, होस्टिंग खराब हो जाए, हमें होस्टिंग चेंज करनी पड़े, तो सारा डाटा की एक राय मेहनत जो है वो हमारी जाया हो जाती है। इस सारे नुकसान से बचने के लिए हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, एक लास्ट टाइम प्लगइन किया था जिसका नाम था ऑल इन वन WP माइग्रेशन, जो कि ऑलरेडी हमारे प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर मौजूद था, जिसको हम लोगों ने बाद में खुद से इंस्टॉल नहीं किया था, वो पहले से ही मौजूद था। तो अगर किसी के पास मौजूद नहीं भी है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी के प्लगइन ऐड न्यू करके ऐड किए हैं, इसी तरीके से इस प्लगइन को भी हम ऐड न्यू करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्लगइन है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ये वाला प्लगइन हम लोगों ने यूज करना है। इसको कैसे यूज करना है कि अगर आप लोग गौर करें, ये जो साइड पे आपके पास डैशबोर्ड नजर आ रहा है, मेन्यूज में यहाँ पे एक ऑल इन वन WP माइग्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बैकअप। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना,
ठीक है। बाहर जब कोई चीज जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जैसे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम पाकिस्तान से कोई चीज बाहर भेजते हैं। इंपोर्ट में क्या होता है कि बाहर वाली कंट्री से कोई चीज पाकिस्तान में आती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बटन है ये इसी तरीके से काम करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी वेबसाइट में से कोई चीज बाहर चली जाएगी, और जब इंपोर्ट करेंगे बाहर से कोई चीज हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाएगी। तो क्या चीज अंदर बाहर जाएगी, ये असल में हमारा कंप्लीट डेटाबेस जो है वो जाएगा। जब हम एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या ये प्लगइन क्या करेगा कि हमारी वेबसाइट की जितनी भी सेटिंग है, जितनी भी हमारी पोस्ट है, जितनी भी पेजेस हैं, जितना भी हमारा मीडिया है, इस वक्त हमने थीम चेंजेस की, प्लगइन्स वगैरह डिफरेंट यूज किए, उसके बाद अपना कंटेंट वगैरह अगर कोई राइट करेंगे, कोई तस्वीरें वगैरह बीच में डालेंगे, मतलब हम वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज करेंगे वो सारी की सारी चीजें ये एक फाइल की शक्ल में बना के उनको बाहर सेव कर देगा। बाहर कहाँ, हमारे लैपटॉप में, हमारे डिवाइस के अंदर हमें एक फाइल प्रोवाइड कर देगा जिसको हम अपने पास सेव कर लेंगे। उस फाइल का क्या फायदा होगा कि अल्लाह ना करे अगर किसी की होस्टिंग वगैरह में कोई इशू आता है, किसी की वेबसाइट में कोई इशू आता है, किसी की डोमेन में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी वजह से किसी की भी साइट अगर डिस्टर्ब होती है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है या साइट बंद हो जाती है, या अगर किसी की वेबसाइट हैक भी अगर हो जाती है, वैसे ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, हम सिक्योरिटी के लिए टफ प्लगइन्स यूज करेंगे, पर अगर फिर भी कोई भी मसला हो जाता है तो जब हमारे पास बैकअप पे फाइल मौजूद होगी तो हम अपनी वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं, बेशक उसके ऊपर कोई भी इशू हो। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे साइट पे हमारे पास मेन्यू आ रहा है, इसमें ऑल इन वन WP माइग्रेशन लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछ लेगा कि आपने जो इसको एक्सपोर्ट करना है, ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है एक्सपोर्ट साइट के, पूरी की पूरी वेबसाइट को हमने एक्सपोर्ट कर देना है एक फाइल में। यहाँ से हम लोगों ने एक्सपोर्ट टू के बटन पे क्लिक करना है और कोई एक ऑप्शन यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम फाइल की शक्ल में बना लें क्योंकि फाइल सबसे सेफ जो वे है वो है आप फाइल की शक्ल में बना लें, अपने डेस्कटॉप में भी कॉपी कर लें, अपने कंप्यूटर वगैरह में किसी USB वगैरह में कॉपी करना है उधर भी कर लें, गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं उधर भी कर लें, बाकी अदर ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद है। पर मैं फाइल वाला ऑप्शन जो है इसी को रेकमेंड भी करूंगा और इसी को जो है यूज करने का भी कहूंगा। तो फाइल के ऊपर जब हमने क्लिक किया इस वक्त वो प्लगइन जो है अपना काम स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा कि सारी की सारी फाइल्स को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद एक प्रॉपर फाइल बना देगा और हमें कह देगा जी आपकी वेबसाइट की फाइल जो इस वक्त बन रही है वो 64 MB की बन रही है। यानी हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट इस वक्त 64 MB में आ रही है, मेरे पास 64 MB में आ रही है। आपकी वेबसाइट जो साइज है वो कुछ और भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 60, 70, 80, 90 इसके करीब करीब एक वेबसाइट का जो साइज है वो रहता होता है। जो लोग तस्वीरें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका फाइल साइज भी बढ़ता जाता है। तो जितनी भी चीजें हम लोग अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करेंगे सारी की सारी इस फाइल साइज में मौजूद होंगी। तो इस वक्त क्योंकि ये स्टार्टिंग है 64, 50, 70 के करीब करीब हर बंदे का बैकअप बन जाएगा फ्रेश वेबसाइट का। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद हमारा जो बैकअप है वो इस वक्त डाउनलोड होने लग गया है। अगर यहाँ पे शो इन फोल्डर करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस जगह के ऊपर जो है इस वक्त सेव हो रहा है। उसके अलावा आप Ctrl+J दबा के डाउनलोड हिस्ट्री में जाके यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितना डाउनलोड रह गया और कितना इसको मजीद टाइम लगेगा। तो 64 MB डाउनलोड होते जो है कुछ टाइम भी लेगा, क्योंकि ये वैसे तो 64 MB बेशक स्पीड से नेट चल रहा हो थोड़ा सा ही जो है टाइम लेता होता है। बहरहाल कई दफा सर्वर अगर बिजी होता है या कुछ भी, मतलब वेबसाइट के ऊपर से जब हम कोई फाइल ऐसे बैकअप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम आपका ले सकता है अगर आप डिफॉल्ट डाउनलोडर यूज कर रहे हैं। तो किसी के पास IDM या कोई और है तो उससे स्पीड के ऊपर फर्क भी आ सकता है डाउनलोडिंग के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना बैकअप जो है डाउनलोड कर लेना है। इन केस अब ये बैकअप मेरा उस साइट पे डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ, आप क्लोज करके अपना काम जो है वो कर तो सकते हैं, पर मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब बैकअप कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद अपना काम कीजिएगा। तो वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं आपको बीच में ही बता रहा हूँ कि आगे जो इंपोर्ट वाला बटन है ये बटन हमारे लिए किस लिए इस्तेमाल होता है। जब मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तब भी सेम ऐसी ही विंडो मेरे सामने अपेयर होगी। उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन था ना, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट जो है हमने निकाल के एक फाइल की शक्ल में बना लेनी थी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक दफा पहले बैकअप बना लिया था, बनाने के बाद अब जो है हम लोगों को उस बैकअप की जरूरत है तो वापस हम लोगों ने न्यू होस्टिंग वगैरह कोई सेट की या कोई भी अपनी वेबसाइट सेट की, उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट वापस आ जाए, तो हम लोग अपनी वो इंपोर्ट वाली जो फाइल है उसको यूज करेंगे। एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जिस वेबसाइट का आपने बैकअप एक्सपोर्ट किया है उसके अंदर उस वेबसाइट की डोमेन वगैरह हर चीज ओके होती है। तो अगर आप ऐसा कहेंगे मैं किसी और की वेबसाइट का बैकअप पहले डाउनलोड कर लूं बाद में उसको अपनी वेबसाइट के अंदर लगा लूं, तो डायरेक्टली उसको यूज करना जो है पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, मे बी कुछ कोडिंग भी करनी पड़े, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप डाउनलोड किया है तो वापस जब इंपोर्ट करेंगे तब भी आपकी वेबसाइट का बैकअप जो है वो उसमें वापस जाएगा, किसी और वेबसाइट का बैकअप उसमें वापस नहीं जाएगा।
ये देखिए हमारे पास अब इंपोर्ट वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो गया, जहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट साइट के अपनी वेबसाइट को वापस इसमें इंपोर्ट करें। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने फाइल डाउनलोड की होगी एक्सपोर्ट वाली, उसी फाइल को हम यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे। फाइल सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे भी फाइल पड़ी है उसकी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, और लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास इंपोर्ट का बटन है वो आ जाएगा और हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो एक चीज आपको पहले क्लियर करता चलूंगा, यहाँ पे आप देखें मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB लिखा हुआ है कि 2 MB से ज्यादा हम लोग फाइल जो है वो नहीं इसके ऊपर अपलोड कर सकते। अगर अभी आपने देखा कि हम लोगों ने जो बैकअप डाउनलोडिंग के लिए लगाया वो है 64 MB का। तो ये डिपेंड करता है होस्टिंग्स के ऊपर भी कि कौन सी होस्टिंग कितना अलाउ करती है। बहरहाल जो आपको एकेडमी की तरफ से होस्टिंग दी जाएगी वो जो है तकरीबन 150 के करीब या 120 के करीब MB जो है वो आपको अपलोड डाउनलोड के लिए प्रोवाइड करेगी होस्टिंग। इन केस अगर फिर भी किसी का बैकअप इससे बड़ा हो जाता है, वैसे होता तो नहीं है बैकअप इससे बड़ा, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे 100 MB भी बहुत मुश्किल से होगा। तो अगर किसी का हो भी जाएगा तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सोल्यूशन भी निकल आएगा। तो यहाँ पे नीचे हाउ टू इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड साइज जो है वो भी दिया हुआ है। आप गेट अनलिमिटेड पे क्लिक करके वहां से भी कोई फाइल वगैरह उनकी एक्सटेंशन वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं, पर वो उनके लिए है जिनके लिए यहाँ पे लिमिट कम है। एकेडमी की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें ऑलरेडी इनफ लिमिट होगी, तो आपको ये एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी वेबसाइट का बैकअप हम लोगों ने डाउनलोड करना है और उसको वापस लगा सकते हैं। बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की मेहनत है। आप लोगों ने आज थोड़ा सा काम किया, कल थोड़ा सा काम किया, आप बैकअप जनरेट कर लें। आज जो इस वक्त मैंने जो बैकअप डाउनलोड किया है, मैं अगर फॉर एग्जांपल रात को इस वेबसाइट के ऊपर काम करता हूँ, कल इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर काम करता हूँ, तो वो जो मैं अब वर्किंग करूंगा बैकअप डाउनलोड करने के बाद, वो उस बैकअप में खुद ब खुद नहीं चली जाएगी। उसके लिए मुझे दोबारा से बैकअप डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि मैंने बाद में जो काम किया है उसको मैं जो है अपने पास सेव कर सकूं। इसलिए आपको बैकअप बार बार डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ लोग बैकअप डाउनलोड करना भूल जाते हैं, बाद में अगर खुदा ना खास्ता कोई एरर आ जाए या उनकी अपनी कोई मिस्टेक आगे आ जाए तो उनकी सारी की कराई मेहनत के ऊपर जो है पानी फिर जाता है और सारा टाइम भी वेस्ट होता है और हर चीज उसको दोबारा जो है करनी पड़ती है। इसलिए बैकअप अपना लाजमी जो है वो डाउनलोड कर लिया करें। थोड़ा सा काम करें, जब आपको पता चल जाए हाँ ये काम मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट काम स्टार्ट करना है, तो आप उसका बैकअप जो है वो डाउनलोड कर लें। तो इस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट का बैकअप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो मुझसे भी पूछ सकता है, वीडियो भी दोबारा से देख सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।